इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जो अपने सीजन्स है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, समर, रेनी एंड विंटर सीजन। बट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये जो सीजन्स हैं ये 2-2 महीने के कॉम्बिनेशन से मिलके 6 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज़ शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। और जो अभी का मौसम चल रहा है मार्च और अप्रैल का, इसे वसंत ऋतु कहते हैं। तो इस वसंत ऋतु में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से रस का सेवन करना चाहिए, कौन सा पंचकर्म करना चाहिए, और इसी तरीके से और भी कई सारी बातें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मैं डॉक्टर कल्याणी आज के अपने इस वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ऋतुनाम कुसुमाकरः कुसुमाकार, मतलब ऋतुओं में जो वसंत ऋतु है वो मैं हूँ। अब इस ऋतु में हमें पर्टिकुलरली क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्यों इतने हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, इस बारे में हम सबसे पहले जानकारी लेंगे। अभी ठंडी का मौसम ख़त्म होके थोड़ा धीरे धीरे गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है। तो ठंडी के मौसम में जो हमारे शरीर में कफ का संचय हुआ था, यानी कि कफ हमारे शरीर में सैचुरेट हो गया था, ये धीरे धीरे पिघलने लगा है। जैसे कड़ी धूप से जमी हुई बर्फ़ पिघलने लगती है, वैसे ही जो शरीर में कफ संचित हुआ था वो धीरे धीरे पिघलने लगा है। अब ये पिघला हुआ कफ हमारे शरीर में काफ़ी सारी दिक्कतें क्रिएट करता है, जैसे कि बहुत सारी एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, या फिर सर्दी खांसी रिकरेंट होने लगती है, या फिर बुखार होने लगता है। काफ़ी सारे लोगों को अस्थमा की दिक्कतें इस पर्टिकुलर सीज़न में डेवलप होने लगती हैं। तो इसी वजह से हमें खाने पीने में विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर इस सीज़न में हमने खाने पीने में विशेष ध्यान नहीं दिया तो और भी सारी दिक्कतें हमें हो सकती हैं। तो अब हम देखेंगे कि वसंत ऋतु में हमें क्या खाना चाहिए। तो सुबह के ब्रेकफास्ट की बात करें तो सुबह का ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। आपने हेवी ब्रेकफास्ट नहीं करना है। हेवी ब्रेकफास्ट करेंगे तो सारे दिन में आपको इंडाइजेशन की दिक्कत तो बिल्कुल होगी, लेकिन आप पूरे दिन आलस महसूस करेंगे। अनाज की अगर हम बात करेंगे तो अनाज आपने पुराना लेना है। पुराना अनाज मतलब 1 साल पुराना आपने अनाज लेना है, क्योंकि वो कफवर्धक नहीं होता है। दाल में देखेंगे तो दाल में आपने मूंग दाल का सेवन करना चाहिए। अरहर की दाल इस सीज़न में थोड़ा सा डालना है, क्योंकि अरहर की दाल थोड़ी हेवी होती है डाइजेशन के लिए, और मूंग दाल एज़ कम्पेयर टू अरहर की दाल थोड़ी लाइट होती है डाइजेशन के लिए। सब्जियों में देखेंगे तो सब्जियों में आप ले सकते हैं लौकी, करेला, कद्दू, परवल, गाजर, मूली, इन सब का आपने नियमित सेवन करना है। फ्रूट्स में आप क्या क्या ले सकते हैं, तो फ्रूट्स में आप खा सकते हैं एप्पल, चेरी, अंगूर, अनार, आम, ये सारे फ्रूट्स आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं। लिक्विड्स की अगर बात करें तो बहुत सारा पानी तो बिल्कुल पीना है, लेकिन इसके साथ साथ आप ले सकते हैं शहद, अजवाइन का पानी और छाछ। छाछ जब आप पिएंगे तो थोड़ा सा उसमें जीरे का पाउडर डाल के अगर आपने छाछ पिया तो ये भी डाइजेशन के लिए आपको हेल्प करेगा। अब हम देखेंगे कि वसंत ऋतु में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले आपने इस चीज़ का ध्यान बिल्कुल देना है कि खाने में जो बहुत हल्का खाना खाना है, सात्विक भोजन लेना है। बहुत ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जो आपको डाइजेशन में दिक्कत दे, यानी कि हेवी टू डाइजेस्ट चीज़ें हमें टालनी चाहिए, जैसे कि पूरी, मसाला, पनीर, ये सारी, और छोले, ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल टालनी है। अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन इसको ब्रेकफास्ट में लेना टालना है। आप दिन भर में किसी भी समय ले सकते हैं, लेकिन सुबह के समय इसको ना लें। इसके अलावा आपने मिल्क प्रोडक्ट्स को थोड़ा अवॉइड करना है। वो बहुत ज़्यादा, अगर कोई ठंडी चीज़ें हैं उनको भी अवॉइड करना है, जैसे कि हो गए कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ों को इस मौसम में टालना हो। इसके अलावा अब हमें और क्या नहीं करना चाहिए इस ऋतु में, तो इस ऋतु में हमें बहुत ज़्यादा नींद नहीं लेनी है, बहुत समय तक नींद नहीं लेनी है, बहुत ज़्यादा एक ही जगह पे नहीं बैठना है। दिन में कम सोना है या फिर नहीं सोना है, और रात को देर रात तक नहीं जागना है। इस मौसम में बहुत लोगों को एलर्जी की दिक्कत होती है, तो इस वजह से हवा के डायरेक्ट कांटेक्ट में हमें नहीं आना है। वसंत ऋतु में जो हमारे शरीर में जो कफ का संचय हुआ है, इसको बाहर निकालने के लिए हमारे पंचकर्म में एक प्रोसीजर कही गई है, जिसको कहते हैं वमन। इसको वासंतिक वमन भी कहा जाता है। ये वमन किसने लेना है, तो जिनको बहुत रिकरेंट एलर्जिक की दिक्कत होती है, या स्किन की कोई दिक्कत होती है, या बहुत बार अस्थमा का अगर दिक्कत होती है, तो इन सबको सबसाइड करने के लिए वमन इंडिकेट किया गया है। लेकिन वमन एक ऐसी प्रोसीजर है जो आप घर पे नहीं कर सकते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आपके आजू बाजू या आसपास में जो भी आयुर्वेद पंचकर्म सेंटर होगा, आपने उनका कंसल्टेशन लेके ही वमन को अपनाना है। थैंक यू।